हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेपर वन यानी कि सीटेट पेपर वन में पूछे जाने वाले ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी कई सारी क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको पहले कराया है, यानी जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी वहाँ पर जब आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था वहाँ पर एक जानवर के बारे में, जब हम एनिमल्स के बारे में स्पेशल रूप से आपको पढ़ा रहे थे। जैसे हमने पक्षियों के बारे में पढ़ाया, घरों के प्रकार के बारे में पढ़ाया और साथ ही साथ जो एनिमल्स से रिलेटेड थे, हाथी, बाघ और इन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बताया था। और वहीं पर हमने आपको बताया था कि एक ऐसा जानवर है जिसके आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है और वो है गिलहरी। यानी जो गिलहरी का दांत होता है वो यानी पूरी ज़िंदगी भर आगे का जो दांत है वो बढ़ता रहता है। और जैसे ही समय समय पर जो उसका दांत है, इसीलिए उसके दांत छोटे होते हैं क्योंकि वो फिर घिसते भी रहते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें गिलहरी यहाँ पर खाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गिलहरी है उसके आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मधुमक्खियों से रिलेटेड, और मधुमक्खियों से रिलेटेड भी कई सारे फैक्ट हमने आपको बताए थे जब हमने कीटों के बारे में पढ़ा था। कीटों के जो प्रकार हैं वहाँ पर मक्खी हो, चींटी हो या जो भी अदर यहाँ पर कीट थे, केचुआ, इन सभी के बारे में, सिल्कवर्म, इन सभी के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो वो स्पेशल क्लास भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एक मधुमक्खी में होती हैं। तो देखिए मधुमक्खियों में अगर हम बात करें तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। वहाँ पर जो यानी एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है और कई सारी जो अन्य मक्खियाँ होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, वो सभी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं या उन्हें हम कार्यकर्ता मक्खी भी कह सकते हैं। और नर मक्खियों की जो संख्या है वो यहाँ पर छत्ते में बहुत ही कम होती है और उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती उस छत्ते को बनाने में। उस छत्ते को बनाने का जो मुख्य काम होता है, यानी उस छत्ते को जो यानी मुख्य रूप से कौन बनाता है, तो वो बनाती हैं श्रमिक मक्खियाँ। और फूलों से जो रस लेकर उसमें जो आप शहद देखते हैं वो भी बनाने का कार्य होता है इन्हीं श्रमिक मक्खियों का। तो ये हमारा यहाँ पर तथ्य सही होगा। फिर है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी छत्ते में नर मक्खियाँ होती हैं यानी नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही वो पड़े रहते हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता, यानी वो कोई भी अपनी हेल्प नहीं करते, अपनी भूमिका नहीं निभाते, वो चाहे छत्ते को बनाने में हो या फिर फूलों से शहद को लाना हो। उसके बाद सभी मादा मक्खी अंडे देती है। तो ये जो कथन है ये हमारा गलत है, क्योंकि ऊपर हमने देखिए उस तथ्य को सही किया है जिसमें ये है कि केवल और केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, इसीलिए यहाँ पर सभी जो मादा मक्खियाँ होती हैं वो अंडे नहीं देती हैं। अगला है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। बिल्कुल सही बात है। जो भी कार्यकर्ता मक्खी है, जो भी श्रमिक मक्खियाँ हैं, जो आप अन्य मक्खियाँ उसमें देखते हैं, तो वो उनका सभी का कार्य क्या होता है, भोजन को खोजना और फिर उसे छत्ते में लेकर आना। तो इन चार में से जो तीन फैक्ट हैं मधुमक्खियों के विषय में वो हमारे सही हैं, यानी ए, बी और डी यहाँ पर सही आंसर होंगे मधुमक्खियों से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है या एक्ट लिया गया है। यानी किस एक्ट के तहत ये बात कही गई कि यहाँ पर अगर किसी वन है, कोई जंगल है, वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो अगर कम से कम 25 वर्षों से वहीं पर रह रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वो अगर 25 सालों से रह रहे हैं तो वो उस यानी उस जंगल को या उन वृक्षों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगा। और इसीलिए उनका वन भूमि यानी जो भी वन की भूमि होगी और उसमें जो भी उपज होगी यानी जो भी फल फूल वगैरह उन पौधों में लगते हैं उन पर उसका अधिकार हो जाता है। ये बात किस एक्ट के अंतर्गत कही गई है। तो देखिए ये जो बात है ये कही गई वन एक्ट के अधिकार 2007 में। तो वन एक्ट जो एक आया था, वन एक्ट का अधिकार आया था 2007, इसी से ये बात यानी इसी
एक्ट में ये बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है तो उसका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज में अधिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर झूम खेती। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है झूम खेती किस प्रकार की खेती है झूम खेती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें झूम खेती की तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी झूम खेती है इसे हम एक प्रकार से स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं और इसी को हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नाम होते हैं यहाँ पर झूम कृषि के, और पूर्वोत्तर वाले इलाके में यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर हमको इस प्रकार की जो खेती है वो देखने को मिलती है, यानी झूम खेती देखने को मिलती है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि। तो कई बार इसको ही हिंदी में लिख दिया जाता है स्लैश एंड बर्न कृषि। किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है धूम खेत यानी झूम खेती को। और आप इंग्लिश में देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला जब आप भाग देखेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पर दिया हुआ है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इसे कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर हिंदी दे दी गई तो आप शायद समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है काठ और दग्ध खेती। तो इंग्लिश में इसे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। स्लैश एंड बर्न कृषि से कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि से कहा जाता है। और पूर्वोत्तर में बेसिकली ये देखने को यहाँ पर मिलती है झूम खेती जो है वो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसमें शोध करने के लिए मिला था। तो देखिए जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्होंने क्या खोज की थी, इन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, वो मच्छर से फैलता है। और ये मच्छर कौन सा होता है, फिर बाद में पता लगाया गया ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इससे ही मलेरिया फैलता है। और जो डेंगू है ये फैलता है आपका मादा एडीज से। तो मादा एडीज जो यहाँ पर मच्छर है उससे डेंगू फैलता है, एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। और इसी चीज़ को बताया था, यानी मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये जो बताया था वो बताया था रोनाल्ड रॉस ने। और इसीलिए इनको 1902 में चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखिए कई बार जब मलेरिया के उपचार की बात की जाती है तो यहाँ पर बताया जाता है कि मलेरिया के उपचार के लिए एक सिनकोना वृक्ष होता है, उसकी क्या चाहिए होती है, तो उसकी छाल चाहिए होती है। यानी सिनकोना वृक्ष की जो छाल है उससे मलेरिया का जो उपचार है वो किया जाता है। तो जड़, पत्ते, तना या छाल किसको आप यहाँ पर चुनेंगे, तो वो है छाल। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे जहरीले सांप होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, और इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, आपको बताया था हमने कि जो रसेल वाइपर है, उसके अलावा जो कोबरा सांप है, ये सभी जहरीले सांप हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, 2 खोखले दांत पाए जाते हैं आगे की ओर। और इन दांतों को क्या कहा जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इनको कहा जाता है विषदंत, यानी जो जहर वाले दांत होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, विषदंत होता है। जो भी इन जहरीले सांपों में, यानी ये जहरीले जो दांत हैं आगे की ओर पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं विषदंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो आपको बताना है जहरीला सांप नहीं है, यानी जिसमें जो यानी जो भी टॉक्सिक है यानी जहर है नहीं पाया जाता है, कौन से सांप में नहीं पाया जाता। तो सांपों के बारे में जब हमने फैक्ट पढ़े थे तो वहाँ पर हमने बताया था 4 प्रकार के जो जहरीले सांप हैं उनके बारे में बताया था, और कौन सा जहरीला नहीं होता उसके बारे में भी बताया था। तो देखिए बात की जाए अगर दुबोइया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रसल वाइपर कहते हैं, तो ये हमारा जहरीला सांप है। फिर है कर्कश सल्की वाइपर, ये भी हमारा जहरीला सांप है। फिर आता है भारतीय सैल अजगर या पाइथन, तो ये हमारा सही आंसर है। जो अजगर है उसमें जहर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ये पूरी तरीके से यानी नॉन पॉइजनस सांप है। और ये केवल और केवल अपने शिकार को क्या करता है, वहाँ पर उस शिकार को लपेट कर, यानी उसकी जो हड्डियाँ हैं उनको तोड़ देता है और पूरी तरीके से शिकार को निगल जाता है। उसके अलावा जो कॉमन करैत है ये भी हमारा एक जहरीला सांप है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में अगर हम बात करें
तो ये एक इस प्रकार की विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है केंचुए का, और जिसे कि किसान का हम मित्र भी कहते हैं, यानी फार्मर का जो फ्रेंड है केंचुआ, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग जो एक विधि है और खाद बनाने में इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो देखिए पश्मीना शॉल के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि कश्मीर से ही यहाँ पर क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। पश्मीना शाल वगैरह का जो कल्चर है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वाले इलाके में। तो ये जो पश्मीना ऊन है, जो एक विशेष प्रकार की ऊन होती है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हो सकता है कि आप कई लोग इसमें भेड़ टिक करें, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बकरी। तो वहाँ पर कश्मीर में एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जिसे चौंगथांगी बकरी कहा जाता है, और इसी से जो पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है, और फिर इसी से फिर जो शॉल इत्यादि बनाए जाते हैं उन्हें हम पश्मीना शॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, यानी कौन सी गैस है जो अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि आपने जो भी कोई ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उसको आपने जलाया और वो क्या हुआ, जैसे कोयला हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोयला है, कोयला आपने मान लो जलाया और पूरी तरीके से नहीं जलाई, यानी कि अधूरा जला है, तब इससे जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा CO गैस, यानी कि CO किसे कहते हैं, कार्बन मोनो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ पर निकलती है अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से। और ये गैस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग है ये बहुत ही अच्छी होती है, यानी ये जल्दी ही वहाँ पर बॉन्डिंग बना लेती है हीमोग्लोबिन से। इसीलिए जब भी अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो ये तुरंत ही रक्त में मिल जाती है, और फिर जैसे ही हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, आदमी का यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसका क्या होता है, दम घुटने लगता है, और फिर उसकी यहाँ पर पूरी तरीके से मौत हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है, आपने बचपन में भी सुना होगा या कई जगह पढ़ा भी होगा, कि एक बंद कमरे में अंगीठी को जलाकर नहीं रखना चाहिए, और वहाँ पर उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होती है। उसके अलावा CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर SA2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और NO आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की जो सिंचाई है उसे हम क्या कहते हैं, यानी पौधों में पानी देने के लिए जो तकनीक है उपयोग की जाती है और संकीर्ण नालियाँ बनाई जाती हैं और सीधा सीधा जो पौधे के आधार में ही पानी को दिया जाता है, इसे हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई। तो ये एक ड्रिप सिंचाई होती है, एक पद्धति होती है सिंचाई की जिसके द्वारा पौधे के आधार में ही सीधे पानी यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, यानी कि कीट बच्छी पौधा आपको बताना है निम्न में से कौन सा है। तो कई सारे पौधे हैं जो कि कीट बच्छी पौधे या मांसाहारी पौधे के नाम से हमसे पूछे जाते हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो अमरबेल देखिए एक परजीवी पौधा है, अमरबेल का पौधा, यानी ये दूसरे पौधों से ही अपना जो पोषण है वो प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा कैक्टस, देखिए ये आपको मिलता है राजस्थान यानी रेगिस्तान वाले इलाके में। सही आंसर होगा घटपर्णी का पौधा। तो घटपर्णी का जो पौधा है ये एक मांसाहारी पौधा है, यानी कि मांसभक्षी पौधा है। ये कीड़ों को अपने अंदर फंसा लेता है और फिर उन्हें खा जाता है। और ये जो पौधा है ये आपका भारत में पाया जाता है मेघालय में। तो मेघालय में ये पौधा पाया जाता है और ये कीटबच्छी पौधा है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है, परिभाषा से ही आप इसका आंसर निकालेंगे, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा के पानी का संचयन। तो वर्षा के पानी को जो हम संचय करेंगे उसे ही हम क्या कह देंगे, वर्षा के पानी का संचयन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी ऊपर भी हमने पढ़ा, जब रोनाल्ड रॉस के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया है ये मच्छरों से फैलता है। और यहाँ पर मच्छरों से फैलने वाले
रोग पूछे गए, तो जो पहला है ये हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी जो मलेरिया रोग है ये मच्छरों से फैलता है, और ऊपर हमने आपको बताया था मादा एनाफिलीज मच्छर से ये फैलता है। फिर है निमोनिया, तो ये हमारा गलत होगा, निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता। फिर है डेंगू, ये भी मच्छरों से फैलता है, और चिकुनगुनिया ये भी हमारा मच्छरों से ही फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा ए, सी और डी। तो ए, सी और डी हमारा सही आंसर होगा इससे रिलेटेड। और भी जो कई प्रकार के हमारे देखिए, चिकुनगुनिया भी एक बुखार होता है, डेंगू में भी बुखार, मलेरिया में भी बुखार, उसके अलावा टाइफाइड, इसमें भी जो आपको बुखार है यानी फीवर की जो लक्षण है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये मच्छरों से ना होकर जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होने वाला ये एक रोग है। अगला क्वेश्चन, अब कुछ हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। यानी जो भी विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती हैं वो विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो भी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो शिक्षक है वो ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें और प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। तो देखिए अगर बात करें कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाओं का क्या मतलब है, तो वही है, यानी शिक्षक वहाँ पर ऐसी परिस्थिति विद्यार्थियों को देता है कि विद्यार्थी स्वयं ही, क्योंकि जब तक आप स्वयं ही प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति वहाँ पर उस शिक्षक के द्वारा क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है कि वे जो विद्यार्थी हैं वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें और फिर सभी प्रत्ययों में अपनी जो समझ है वो यहाँ पर विकसित करें। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। यानी कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, और वो जो खेल खेल रहे हैं उन्हीं खेलों के अनुभव को साझा करने के लिए उस शिक्षक के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलेंगी, तो इसका क्या मतलब है, यानी सबसे कौन सा अच्छा प्रयास होगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर सही होगा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। तो देखिए खेल में जो हमारी लिए सीखने वाली चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि सबके लिए एक समान अवसर, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। एक टीम भावना होती है जब हम कोई खेल खेलते हैं, और उसमें लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होते हैं, यानी कोई भी यहाँ पर भी ना तो लिंग में भेदभाव, ना जाति में भेदभाव, ना ही अदर किसी कैटेगरी में भेदभाव देखने को मिलता है। इसीलिए कुछ मुद्दों की जो समझ है यानी वो विकसित होती है खेलों के माध्यम से, और इसीलिए चैप्टर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ शिक्षक अपने अनुभव साझा करने के लिए भी कहता है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी ईवीएस की अगर समझ आपको बढ़ानी है प्राथमिक कक्षाओं में तो सबसे उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है जांच आधारित शिक्षण की। तो जांच आधारित शिक्षण की सबसे उपयुक्त यहाँ पर विधि है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। यानी बात की जा रही है कि अगर ईवीएस का आपको शिक्षण करना है तो क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, यानी से क्षेत्रीय भ्रमण होना चाहिए, तभी आप इन्वायरमेंट को, उस पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे सही है वो है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। यानी एक हम योजना बनाएं, पूर्व में एक योजना बनाएं, और प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ हम क्या करें, स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाएं, जिससे हम क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से ईवीएस को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। यानी जो भी ईवीएस की कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, कि खुशगवार कक्षा होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रेस ना हो, दबाव ना हो वहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है,
तो इसके संदर्भ में जो कथन सही होगा वो होगा अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। एक हैप्पी मूड में अगर हम ये बात करें कि अवलोकन करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और क्रियाकलाप करें, तो यही हमारा मेन यहाँ पर इस कथन को स्पष्ट करता है कि जो एक ईवीएस की कक्षा है वो किस प्रकार से खुशगवार होनी चाहिए। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड। और इसी प्रकार से हम एक साथ जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं या जो भी टॉपिक हैं तो उनको हम एक मैराथन में, जल्द ही वो मैराथन आने वाली है और उसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, और इसके साथ ही जो ईवीएस का हमारा पूरा यानी सभी टॉपिक हैं यानी पूरा सिलेबस है वो हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा उस मैराथन के माध्यम से। और साथ ही साथ प्रश्न तो हम करते ही रहेंगे। तो इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।